Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying the chapter colonialism and the countryside. And our point number 1 was Bengal and Jamidars. In that point, our next point is 1.5 the Jamidars resist. यानी जमींदारों का प्रतिरोध. Beta, before it we studied a day before about the rise of Jyotidas. Who were Jyotidas? Jyotidas were those rich peasants who often opposed the Jamidas with the supporting of the low peasants. जोतेदार वो किसान होते थे जो जमींदारों का विरोध करते थे और उनके साथ सपोर्ट करते थे लघु कृषक, बिकॉज दे ऑफन हेल्प देम, यानी वो छोटे किसानों की अक्सर मदद करते थे. तो छोटे किसान उनका सपोर्ट करते थे किसमें? टू अपोज द लैंड ओनर्स, जमींदारों का विरोध करने में. वाई डिड दे अपोज? वे अपोज क्यों करते थे? बिकॉज दे वांटेड दैट द स्टेट ऑफ द जमींदार्स वुड बी ऑक्शन. वो चाहते थे कि जमींदारों का स्टेट नीलाम हो जाए, सो दैट दे वुड बी एबल टू परचेज दैट स्टेट, ताकि उनको उस स्टेट को खरीदने का मौका मिल जाए. ठीक है ना बेटा? तो अब बात ये उठती कि व्हाट हैपेंड, क्या होता था? डिड द जमींदार्स एबल टू सेव देयर ओन स्टेट? क्या वो अपने स्टेट को बचा पाने में सफल हो जाते थे? तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस पॉइंट. तो अ पॉइंट इज द जमींदार्स रेजिस्ट, जमींदारों का प्रतिरोध. लेट अस स्टार्ट. बेटा, द अथॉरिटी ऑफ जमींदार्स इज इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स. ये ना, द अथॉरिटी ऑफ जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स, यानी जमींदारों की जो अथॉरिटी थी ना रूरल एरिया में, वो ख़त्म नहीं हुई थी पूरी तरह से. इवन द जोतेदास अपोज्ड देम, दे वांटेड टू एबॉलिश द जमींदार्स. वो जमींदारों का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था. हाउ? बिकॉज दे डिवाइज्ड वेज ऑफ सर्वाइविंग द प्रेशर्स, क्योंकि उन प्रेशर से बचने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे कई तरीकों से. क्या करते थे? दे प्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रेटजीज सच एज द फिक्शियस सेल वॉज वन ऑफ सच स्ट्रेटजीज, क्योंकि वो नई नई जो है पॉलिसीज़, रणनीति के लिए हमेशा तैयार रहते थे उसको बचाने के लिए. और ऐसी रणनीतियों में जो है एक थी क्या? सच एज द फिक्शियस सेल वॉज वन ऑफ सच स्ट्रेटजीज. जो फिक्शियस सेलिंग होती थी उस ऑक्शन में, नीलामी में, जो फर्जी होती थी, उसी एक रणनीति का हिस्सा थी. ठीक ना? और वो क्या करते थे? वी हैव टू स्टडी इन दिस पॉइंट. One way was that the British company had decreed that the property of women would not be taken over. भाई, ब्रिटिश कंपनी ने एक बात का ऐलान किया था कि महिलाओं की संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा. तो what did the जमींदार्स do? It was seen that the जमींदार of बर्दवान hand over his own estate in favor of his own mother. समझा? तो बर्दवान के जो जमींदार थे उन्होंने जो है अपनी स्टेट की कुछ संपत्ति अपनी माँ के नाम कर दी थी. तो ये है ना प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, महिलाओं की संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी. तो क्या किया उन्होंने? द राजा ऑफ बर्दवान हैंड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिज ओन मदर सो दैट दैट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी ऑक्शन, ताकि वो प्रॉपर्टी नीलाम न हो सके. ठीक है, एक ये तरीका उन्होंने अपनाया. और एजेंट्स मैनिपुलेटेड ऑक्शंस, मतलब जो ऑक्शन होता था, नीलामी होती थी, उसमें जो इन एजेंटों की मैनिपुलेटिव होती थी. व्हाट टिक दे प्ले? वो कौन सा टिक खेलते थे? तो देखिए, व्हेन ए पार्ट ऑफ स्टेट वाज ऑक्शन, व्हेन ए पार्ट ऑफ स्टेट वाज ऑक्शन द जमींदार्स मेन बॉट द प्रॉपर्टी. हाउ? आउट बिडिंग, मतलब वो सर्वाधिक बोली लगाते थे
वी आर रेडी टू प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस स्टेट, ऐसा कह करके वो हमेशा तैयार रहते थे। हैं तो क्या करते थे? द जमींदार्स मेन बॉट द प्रॉपर्टी आउट बिडिंग द अदर परचेजर्स, यानी अन्य परचेजर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा बोली लगा करके जमींदार के आदमी उस प्रॉपर्टी को, उस स्टेट को खरीद लेते थे। समझ रहे आप? और देखिए उसको मैंने यहाँ नीचे बनाया, द ऑक्शन वॉज परचेस्ड बाई आउट बिडिंग और द प्रॉपर्टी वॉज प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन हु आउट बिडेड मोस्ट ऑफ ऑल, यानी उस व्यक्ति को दे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। और क्या होता था उसके बाद? आफ्टर दैट मैन रिफ्यूज टू पे द परचेज मनी, यानी he denied to provide the money as he promised for the state, यानी वो जो उसने नीलामी बोली लगाई थी वो पैसा जमा करने में फिर वो इनकार कर देता, नहीं जमा करता है। भाई उस समय तो अंग्रेजी सोचे कि चलो ये नीलामी लगा दिया बोली तो ये पैसा इतना दे देगा, लेकिन he did not give, वो देता नहीं था। उसके बाद क्या होता था? when he did not give the money which he promised to pay in the auction, what was done? The state had to be resold, उस स्टेट को फिर से बेचा जाता था in the form of an auction, फिर उसको नीलाम किया जाता था कि भाई इसने जमा नहीं किया, फिर इसको नीलामी की जाए, ठीक ना। और what happened? The same thing happened once more, the same persons presented here, वही लोग फिर से आ जाते थे and they bought the property after outbidding most of all, फिर जो है सबसे अधिक बोली लगा करके वही लोग खरीद लेते थे। एंड इट वॉज रिपीटेड वंस अगेन, व्हाट वाज दैट? दे डिड नॉट पे द परचेज मनी इवन, फिर भी नहीं देते थे वो। इट वॉज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ऐसा ही होता था। तो क्या हुआ बाद में? टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड विद दिस प्रोसेस, द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू सेल that property, that estate in very low price, and at last the jamidars were capable to purchase that property in low price। अंत में क्या हुआ? जमींदार ही वहाँ पे सक्षम हो पाते थे जो उस कीमत को देख करके फिर अपनी प्रॉपर्टी को बचा लेते थे। ऐसा होता था, मतलब नीलामी होती थी तो जमींदारों के आदमी जाते थे, खरीदते थे, सर्वाधिक बोली लगाते थे, वो अपने नाम करा लेते थे। अपने नाम का मतलब बैकिंग होती थी, नाम तो असली जो है जमींदार का होगा क्योंकि उन्हीं के एजेंट होते थे। और जो बोली में वो पैसा बोलते थे कि मैं इतना पेड करूँगा, वो देते नहीं थे, तो फिर उस स्टेट को जो फिर रिसोर्ट किया जाता था, उसी तरह से नीलामी होती थी। फिर वही लोग आते थे, उसी तरह से बोली लगाते थे और फिर पैसा नहीं देते थे। और इस तरह की प्रक्रियाओं से परेशान होकर के अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया दैट द स्टेट वुड बी सोल्ड इन लो प्राइस, उसे बेच दिया जाएगा। एंड डेट वॉज एट लास्ट परचेज्ड बाय द जमींदार्स, अंत में जमींदार लोग फिर उसे खरीद करके अपनी प्रॉपर्टी खुद बना लेते थे जो उनकी खुद की होती थी। ठीक है, इसके बाद बेटा अब चलते हैं, अगला है बेनामी परचेजेस। बेनामी व्हाट वाज इट बेटा? विच हैपेंड ड्यूरिंग द 1793 टू 1801, यानी 1793 से 1801 के बीच में क्या हुआ? कुछ ऐसी परचेजिंग होती थी जो बेनामी परचेजेज के रूप में होती थी। तो व्हाट वाज दैट? लेट अस स्टडी। सच ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन ए ग्रैंड स्केल बिटवीन 1793 एंड 1801। क्या हुआ? द 4 जमींदारीज ऑफ बंगाल वेयर परचेज्ड, 4 जमींदारीज ऑफ बंगाल were purchased that collectively yielded as much as rupees 30 लाख, यानी 4 जो बंगाल की जमींदारियों की खरीदारी की गई जिनसे 30 लाख मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। और इन दोज 4 जमींदारीज द बर्दवान जमींदारीज वाज आल्सो इंक्लूडेड, उन जो 4 जमींदारियों की नीलामी की गई थी उसमें जो है एक बर्दवान भी थी। समझ ना? And in that auction 15% was fictitious of total sales, उसमें जो
बिक्री की गई उसकी 15% जो है एकदम फिक्शियस फर्जी थी वो, और वो नाम किसी और का होता था, लेकिन द रियल ऑनर्स वेयर द सेम जमींदार्स विच वुड बी द रियल जमींदार्स बिफोर। जो पहले उसके जमींदार होते थे उन स्टेट से ना, वही जमींदार होते थे, अपने एजेंटों को भेजते थे और वो उन्हें खरीदते थे। इस नीलामी को जो है बेनामी परचेस कहा गया था। समझे आप? तो एक ये तरीका इन्होंने अपनाया। कौन तरीके हो गए? एक तो जो है अपनी माँ के नाम पे, यानी महिलाओं के, अपने घर की किसी महिला के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर देना, और अपने आदमियों को भेज करके जो वहाँ पे परचेजिंग कराना, ठीक ना, ये उसी का है, ये बेनामी परचेजेज उसी का एक हिस्सा है। और इसके अलावा एक और जो है टेक्निक अपनाते थे, वो क्या था? लठियाल्स। व्हाट वाज इट बेटा? चलिए, इट वाज सीन दैट देयर वर अदर वेज इन विच जमींदार्स सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी उनकी जमींदारी की, उसको रोक लेते थे। कैसे? व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन स्टेट, जब उनके स्टेट के बाहर का आदमी कोई उनके स्टेट को खरीद लेता था ना। कब? एट एन ऑक्शन, जब नीलामी में कोई बाहरी व्यक्ति उनके स्टेट को खरीद लेता था, दे कुड नॉट टेक पोसेशन, तो वो लोग उस संपत्ति को ले नहीं पाते थे। क्यों? बिकॉज दे वुड बी अटैक्ड बाई लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार, जो पहले के जमींदार होता था वहाँ का, उसके लठैत लोग उन पे हमला करके उनको भगा देते थे। समझ आया? तो दोज परचेजर्स आउट ऑफ द स्टेट हैड टू रन अवे, उन्हें भागना पड़ता था। दे कुड नॉट टेक द पोसेशन द स्टेट, उस स्टेट को ले नहीं पाते थे, भाग जाते थे। भले नीलामी में उन्होंने खरीद लिया लेकिन ले नहीं पाते थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा रॉयट्स। ठीक है बेटा, तो व्हाट वाज इट बेटा? द रॉयट्स वेयर आल्सो पीजेंट्स, वो भी जो है किसान हुआ करते थे। तो ये भी विरोध करते थे। कब? जब उनके जमींदार की संपत्ति नीलाम की जाए, कोई और खरीद ले, तो उसका ये विरोध करते थे। कैसे? देखिए, द रॉयट्स रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, वो बाहरी लोगों की एंट्री को जो है विरोध करते थे, उसका विरोध करते थे। क्यों? बिकॉज दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार थ्रू ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, वो अपने जमींदार के प्रति अपनी लॉयल्टी शो करते थे, अपनी वफादारी शो करते हुए उनकी निष्ठा के प्रति एकदम वो झुके रहते थे। एंड कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज हिज प्रजा, ये बंगाल में प्रजा बोलते हैं प्रजा को, ठीक ना। तो वो लोग अपने आप को उनकी प्रजा मानते थे, एज ए सब्जेक्ट है। दे वांटेड टू हैव ए डीप फेथ इन देयर ओन जमींदार्स सो दैट दे ऑफन अपोज्ड द आउटसाइडर्स, जो बाहरी लोग आते थे उनका विरोध करके वहाँ से भगा देते थे। कौन? वहाँ के कृषक लोग ही। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा पावर एग्जिस्टेंस ऑफ जमींदार्स। ठीक है ना। तो अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि वॉज द पावर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द जमींदार्स रिमेंड इन देयर रूरल एरियाज, क्या उनका अस्तित्व बचा रहा? तो चलिए बेटा इसके में हम देखते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइसेस वॉज ओवर, यानी 19वीं शताब्दी आते आते जो है वो जो दाम में गिरावट थी ना वो बहुत हो चुकी थी। ठीक ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। और क्या हुआ? तो वो जमींदार कौन? दो जमींदार्स हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ 17th-19th सेंचुरी, 1790 के दशक के समय, 1790 के समय जिन जमींदारों ने कठिनाइयों को झेल लिया था, यानी एनी हाउ दे वुड बी एबल टू सेव देयर ओन स्टेट, जिन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक खेल करके अपने जमींदारी को बचा रखा था, अब क्या हुआ? उन्होंने दे कंसोलिडेटेड देयर पावर, अब उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। बिकॉज द रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वेयर मेड सम फ्लेक्सिबल, क्योंकि अब जो नियम बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा रेवेन्यू पेमेंट का, यानी राजस्व का जो नया नियम बनाया गया, सम फ्लेक्सिबल, वो कुछ लचीला, यानी उन्होंने लो प्राइस रख दी कि भाई आप मिनिमम जो है जमा करो, बट यू हैव टू सबमिट सम अमाउंट, तो उन्होंने बना दिया। तो इन दिस वे दे कंसोलिडेटेड देयर पावर
कौन? दोज जमींदार्स हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ 1790, 1790 के दशक में भी जिन्होंने परेशानियों को झेल करके अपने स्टेट को बचा रखा था, अब तक वो अपनी पावर को बढ़ाने में सफल हो गए, ठीक ना। सो जमींदार्स पावर ओवर विलेजेस वॉर स्ट्रेंथेंड, यानी जमींदारों की शक्ति जो है गांव पे फिर से जो है वैसे ही मजबूत हो गई। बट by the period of 1930 century, it was found some misery there. What was that? Due to Great Depression, the जमींदार्स collapsed. कुछ ऐसी जो है परिस्थितियाँ आई कि जमींदारों की जो है वो संपत्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, उनका अस्तित्व ही समाप्त होने लगा था। वो क्या था? ठीक बेटा, वो ग्रेट डिप्रेशन क्या था और उसके बाद क्या हुआ? जब ये कोलेप्स होने लगे और उसके बाद जोतेदास कंसोलिडेटेड देयर पावर इन कंट्रीसाइड, जोतेदार फिर जो है कंट्रीसाइड में अपनी पावर को बढ़ाने लगे। वी शैल स्टडी नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।